गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पारिभाषिक शब्द जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखे, पूंजी और आहरण, उसके अलावा या उसके आगे और पारिभाषिक शब्द की जानकारी ले रहे हैं। तो पारिभाषिक शब्द की जो जानकारी ले रहे हैं, तो आगे देखिए कौन से पारिभाषिक शब्द दिए हुए हैं हमें। तो पूंजी और आहरण की जानकारी हमने हमारे आगे वाले वीडियो के अंदर, यूट्यूब के अंदर देख ली है। अब देखते हैं राजस्व आय। अब राजस्व आय का मतलब क्या होता है कि जो आय व्यवसाय में रोज बरोज के व्यवहारों में से नियमित रूप में होती हो, उसे राजस्व आय कहते हैं। जो आय व्यवसाय में रोज बरोज के व्यवहारों में से, मतलब कि हम हमारे बिजनेस के अंदर रोज बरोज जो भी व्यवहार करते हैं, रोज बरोज मतलब क्या समझना है, ध्यान रख लेना, रोज बरोज और नियमित रूप से। तो रोज बरोज और नियमित का मतलब क्या होता है? रोज बरोज मतलब रोज भी हो रहे हो, नियमित रूप से हो रहे हो उसका मतलब है नियमित गैप से भी शायद हो सकते हैं। जैसे कि एक एक दिन के गैप में, 10-10 दिन के गैप में, महीने के गैप में, 2-2 महीने के गैप में, 6-6 महीने के गैप में और 1-1 साल के गैप में। पर ये व्यवहार अगर नियमित रूप से हो रहे हो तो हम उसको राजस्व आय के तौर पर जान सकते हैं। जैसे माल की बिक्री, अगर आप किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो तो माल सामान तो आप रोज बरोज बेचने वाले हो ना, तो उसके द्वारा जो आपके पास पैसे आते हैं तो उसको आप राजस्व आय कह सकते हो। उसके अलावा है प्राप्त कमीशन, कि अगर आप कमीशन बेस पर बिजनेस करते हो और आपको बिजनेस के अंदर कोई चीज़ बेचने के ऊपर कमीशन प्राप्त होता है तो आपका तो बिजनेस है, और ये कमीशन आपको तो बार बार जब भी कोई माल कमीशन के बेस पर बेचते होंगे तो मिलता होगा, तो ये भी आपकी राजस्व आय है। प्राप्त बट्टा भी आपकी राजस्व आय है। उसके अलावा अगर आपके धंधे के अंदर कोई मकान है या कोई दुकान है, आपके धंधे के मालिकी की, हाँ, पर्सनल मालिकी की नहीं, धंधे के मालिकी की कोई दुकान है और आपने उसको क्या किया है, किसी को भाड़े पे दे दिया है, तो भाड़ा तो आपको कब आएगा? हर महीने आएगा ना। तो ये हर रोज नहीं आने वाला है। जैसे आप बिक्री करोगे और बिक्री तो आप रोज करने वाले हो, पर भाड़ा तो आपको हर महीने आएगा, पर नियमित रूप से आने वाला है ना, तो इसको भी क्या गिना जाता है? राजस्व आय। उसके अलावा अगर अब देखने के लिए जाए तो अगर समझ लो कि आपने बैंक के अंदर पैसे रोके हुए हैं और आपको इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज मिलता है हर साल। अब आपको ब्याज हर साल मिलता है, अब हर साल मिलता है मतलब नियमित रूप से हर साल मिलता है ना। अब नियमित रूप से हर साल मिलने वाली इनकम को भी हम राजस्व आय के तौर पर ही जानते हैं। तो राजस्व आय मतलब क्या है? जो आय व्यवसाय में रोज बरोज के व्यवहार में से नियमित रूप से होती हो उसे हम राजस्व आय कहेंगे। उसी के आगे है पूंजीगत आय। पूंजीगत आय का मतलब है वो बार बार तुमको मिलने वाली नहीं है या हर साल भी मिलने वाली नहीं है। रेयर केस में होने वाली जो आय है वो पूंजीगत आय। जैसे कि संपत्ति के विक्रय से या दीर्घकालीन ऋण लेकर प्राप्त रकम को पूंजीगत आय कहते हैं। जैसे फर्नीचर की बिक्री से आय हो, लोन ली हो अपने कहीं से और उसके द्वारा जो आपके पास रकम प्राप्त हुई हो वो। तो पूंजीगत आय का मतलब होता है कि संपत्ति के विक्रय से, जैसे कि आपने बिजनेस के अंदर कोई संपत्ति खरीद ली, जैसे कि जमीन खरीदा, मकान खरीदा। मकान मतलब कि तुमको बिजनेस करने की जगह ही समझनी है, फिर वो दुकान हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, आपकी ऑफिस हो सकती है। पर यहाँ पर हिसाबी पद्धति के अंदर जो भाषा उपयोग होती है उसके अंदर उन्होंने मकान मतलब बिल्डिंग शब्द का ही उपयोग किया होगा, उन्होंने कहीं ऑफिस नहीं लिखा होगा। तो आपने वो ही मकान खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपने संपत्ति बिजनेस में से बिजनेस के लिए खरीदी है। आपने कोई माल सामान नहीं खरीदा है जो बिजनेस में आपको बेचना है लाने के बाद में।
तो ये संपत्ति आपने उपयोग करने के लिए या बिजनेस के अंदर काम किसी भी तरीके से आने के लिए लंबे समय के लिए खरीदी है, पर कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि जिसकी वजह से आपने शायद मकान बेच दिया, या फर्नीचर पुराना हुआ, 5-7 साल ही अपने यूज कर लिया और उसके बाद में पुराना हो गया तो शायद आपने बेच दिया। तो इसके द्वारा जो आय होती है वो पूंजीगत आय है। आप बार बार कोई संपत्ति को बेचने वाले नहीं हो। उसी तरीके से दीर्घकालीन ऋण लेकर, मतलब वही हुआ, बैंक से आपने लोन ले ली है। अब बैंक से आपने लोन ले ली है 50 लाख रुपए की, क्योंकि आपको बिजनेस के अंदर पैसों की जरूरत थी और आपके पास, अब आपने बैंक से लोन ली है तो बैंक वाला 50 लाख की लोन अगर पास कर देता है तो आपके पास 50 लाख रुपए आएंगे। तो आपके पास तो रुपए आए ना, मतलब आपकी आय हुई है। पर कौन सी आय हुई है? पूंजीगत। क्यों पूंजीगत बोलते हैं? क्योंकि ये नियमित रूप से तो आय नहीं होने वाली ना। आप हर रोज, हर महीने या हर साल बैंक से 50 लाख की लोन तो लेने वाले नहीं हो, और बैंक वाला आपको देने वाला भी नहीं है हर साल तो लोन, बराबर। तो ये इसीलिए क्या गिना जाता है? पूंजीगत आय। उसके अलावा है देना और लेना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर एक याद कर लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? अपने आप ही तुमको पता चल जाएगा। तो देना का मतलब है व्यापारी द्वारा धंधे के व्यवहारों के कारण, क्या समझ लो कि तुम खुद व्यापारी ही हो। जब भी हम अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या मैं तुमको अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो तुमको, तुम्हारे मन में तो ऐसा ही मान लेना है कि तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम एक व्यापारी हो, और उसी तरीके से तुमको सब कुछ सोचना है, तो तुम्हारे दिमाग में सब आसानी से उतर जाएगा। तो व्यापारी द्वारा धंधे के व्यवहार के कारण, मतलब तुम एक व्यापारी हो और तुमने धंधे के व्यवहार किए, उसके कारण अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई राशि भविष्य में चुकाना हो, मतलब उसके लिए आपने किसी से कोई व्यवहार किया, जैसे कि किसी से माल खरीद लिया पर उधार में खरीदा है, साख पे खरीदा है, तो आपको क्या होगा? कभी ना कभी तो सामने वाले को पैसे चुकाने पड़ेंगे ना। आज उधार में माल खरीद के लाए हो तो ये रुपए हमें भविष्य में किसी को चुकाने हैं, उसे क्या कहते हैं? देना के रूप में जाना जाता है। बैंक से आपने लोन ले लिए, अब बैंक से भले आज तुमने लोन के रूप में पैसे ले लिए, पर कभी ना कभी बैंक को वो रुपए वापस तो लौटाने पड़ेंगे ना। तो आपके लिए तो क्या हो गया? बैंक लोन एक प्रकार का देना हो गया। किसी फ्रेंड के पास से बिजनेस करने के लिए उधार रकम लेकर आए, तो अभी रकम लेके आए, बाद में तो पैसे चुकाने पड़ेंगे। कोई संपत्ति आपने उधार में खरीद ली, पैसे बाद में तो चुकाने पड़ेंगे ना। तो ये सब आपका देना है। मतलब कि धंधे के अंदर हमें किसी भी व्यक्ति को, हमने धंधे के अंदर जो व्यवहार किए हैं उसके लिए अगर पैसे चुकाने बाकी हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? देना। जैसे कि लेनदार, लेनदार का मतलब क्या होता है? जिससे हम माल खरीदते हैं उधार में, तो वो हमारा लेनदार बनता है कि भाई उसको हमारे पास से रुपए लेने हैं। उसके अलावा देनी हुंडी है, चुकाना या शेष खर्च, मतलब चुकाना बाकी खर्च। कोई भी खर्च हमने किया हो पर अभी चुकाया ना हो, तब तक तो हमारा दायित्व है ना। दायित्व मतलब के देना। उसी तरीके से उसका ऑपोजिट है लेना, कि व्यापारी द्वारा धंधे के व्यवहारों के कारण। देखो वाक्य रचना सेम टू सेम ऊपर वाली आ रही है, खाली एक चीज चेंज होगी। व्यापारी, देना और लेना दोनों की सेंटेंस देखो। व्यापारी द्वारा धंधे के व्यवहारों के कारण अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पास से कोई राशि भविष्य में मिलनी शेष हो, और ऊपर क्या लिखा है? खाली चुकानी शेष हो। कि हमने किसी व्यापारी के साथ या हमने किसी ग्राहक के साथ कोई व्यवहार किया, व्यवहार किया मतलब सामने वाले को उधार में माल बेचा, तो आज भले उधार में माल बेचा है पर भविष्य में हम उससे पैसे तो लेंगे ना। भविष्य मतलब 1, 2, 3, 4, 5 साल मत समझो, कल लेंगे, 10 दिन बाद लेंगे, 15 दिन बाद लेंगे, पर पैसे तो लेंगे ना। उधार में माल बेच करेंगे और पैसे वसूल नहीं करेंगे तो बिजनेस हमारा तो डूब जाएगा, और डुबाने के लिए थोड़ी बिजनेस कर रहे हैं। तो हम सामने वाले से थोड़े बहुत दिन में पैसे ले लेंगे, पर जब तक नहीं लिए हैं तब तक तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हमें ये व्यक्ति से इतने रुपए क्या करने हैं? लेने हैं।
तो इसको हम लेना के रूप में जानते हैं। तो मिलनी रकम शेष है, उसे लेना के रूप में जाना जाता है। तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी के पारिभाषिक शब्द हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर आप लोग होमवर्क करते रहना, और जब हम मांगे तो होमवर्क हमको क्या करना,